अंग्रेजों से लोहा लेने वाले बिरसा मुंडा, जिनके बारे में लोग कहा करते थे कि इनके पास एक अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां हैं, जिनके पास अगर हम जाएं तो हमें बहुत आशीर्वाद मिल सकता है, हम धन धान्य से परिपूर्ण हो सकते हैं। तो लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजा करते थे और अभी भी हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं लोग। जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो अभी भी बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को मनाया करते हैं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज मैं डॉक्टर जूही आप लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। और आज बीपीएससी के GS1 में इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे पीटी के अंदर पूछा जाए या फिर मेंस के अंदर, क्वेश्चन हमेशा रहता है बिरसा मुंडा से। तो आपको इसके बारे में, इनके कारण के बारे में, बिरसा विद्रोह के, मुंडा विद्रोह के क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य रहे, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम आपको लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि क्या कारण है मुंडा विद्रोह का। तो चलिए मुंडा विद्रोह के बारे में जानते हैं। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 के बीच में रहा। इसका जो प्रभाव है वो 1908 तक माना जाता है, लेकिन हम लोग 1893 से 1900 के बीच में ही मुंडा विद्रोह को जानते हैं। इसका कारण क्या रहा? मुंडा विद्रोह को एक उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि उलगुलान विद्रोह क्या है। उलगुलान विद्रोह या उलगुलान आंदोलन, इसको आंदोलन बोलना भी सही रहेगा। तो सबसे बड़ा कारण क्या रहा विद्रोह का? तो खुटकट्टी व्यवस्था का समाप्त हो जाना। तो मुंडा विद्रोह का तात्कालिक कारण में अगर हम देखें तो सबसे पहला कारण क्या है? खुटकट्टी व्यवस्था का समाप्त हो जाना। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मुंडा जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, उनका सबसे बड़ा कारण क्या था? खुटकट्टी व्यवस्था। खुटकट्टी व्यवस्था का क्या मतलब होता है इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका मानना था कि जो हमारे कुल देवता हैं, जनजातियों के जो कुल देवता हैं, उनके अनुसार ऐसा कहा जाता था कि भूमि के स्वामी नहीं हैं, हम भूमि के सेवक हैं। तो हम किसी भी भूमि के निजीकरण को नहीं मानते हैं। ये सभी लोग मिलकर के इस भूमि पे, हम सभी का ये भूमि है और इनका मानना था कि हम सभी का ये भूमि होने के साथ हम सब मिल करके कार्य कर सकते हैं, सब मिल करके यहाँ रह सकते हैं, हम इनके स्वामी नहीं हो सकते। तो खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करके जो निजीकरण लाया गया, उसके कारण इनमें जन विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और जनजातीय विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसमें मुंडा विद्रोह भी आता है। तो खुटकट्टी व्यवस्था का समाप्त हो जाना, खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करके निजीकरण को लाया गया और निजीकरण में किसे दे दिया गया? जमींदारों और महाजनों को दे दिया गया सारी भूमि का जो स्वामित्व था। तो दूसरा नंबर में क्या आता है? वन क्षेत्र को अंग्रेजों द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाना। फॉरेस्ट एक्ट के आने के बाद जो वन क्षेत्र थे वो संरक्षित क्षेत्र में घोषित कर दिया गया, जिसके कारण मुंडा जनजाति के लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी जो पूरी जीवन शैली थी वो वनों पर ही आधारित थी और वन से ही ये लकड़ियां ला करके अपने घर मकान बनाते थे। उनसे जो पत्ते होते थे, उनसे जो लकड़ियां उन्हें प्राप्त होती थी, उनसे खाना भी बनाते थे। तो लगभग इनकी सारी जो जीवन शैली थी वनों पर ही आधारित थी और वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देने से इनकी पूरी जीवन शैली बिगड़ गई, जिसके कारण मुंडा समुदाय के लोगों के अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। तो अंग्रेजों द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देना, जिससे मुंडा समुदाय का वन भूमि से अधिकार समाप्त हो गया।
वन के अंदर जो ये रहा करते थे, वहाँ के उत्पादों को उपयोग किया करते थे, उससे इनका पूरा अधिकार समाप्त हो गया और इसी के कारण इनके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। और जो परंपरागत आप देखिए कारण वो क्या था, भूमि अधिकार खोना। भूमि का अधिकार ये खो चुके थे क्योंकि निजीकरण आ चुका था और राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो जाना। राजनीतिक प्रभुत्व भी समाप्त हो गया क्योंकि ये जो अपने समुदाय के अंदर जो मुखिया हुआ करते थे वही वहाँ के पूरे नियम कानून को लागू किया करते थे और उनका पूरा जो राजनीतिक प्रभुत्व था उनको समाप्त करके ब्रिटिश शासन व्यवस्था को लागू किया गया और ब्रिटिश शासन के ही नियम कानून को लागू किया गया, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो राजनीतिक प्रभुत्व समाप्त हो गया। और तीसरा क्या है, ईसाई धर्म का हस्तक्षेप। ईसाई धर्म का हस्तक्षेप हो जाना मतलब जो अंग्रेज जो थे वो ईसाई धर्म को ईसाई धर्मावलंबियों को लेकर के आए और लोगों तक, उन लोगों के अंदर जा करके उनको अपने धर्म में उनको शामिल करना शुरू कर दिए। तो ऐसा करने से जो वहाँ के समुदाय के लोग थे, जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, उन लोगों के अंदर बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गया क्योंकि हम अभी मुंडा जनजाति धर्म आस्था को मानने वाले हैं, हमारे भाई बहन क्या हो जाएंगे, ईसाई धर्म को मानने वाले हो जाएंगे। तो इससे उन्हें प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो इस प्रकार जो ईसाई धर्म को जो अपनाए वो लोगों को भी समझ में आने लगा कि जो हमें बताया गया था ईसाई धर्म को अपनाने के वक्त कि आपको अलग व्यवस्था दिया जाएगा, आपको इस प्रकार से सुविधा दिया जाएगा, लेकिन वो सारी सुविधाएं जो व्यवस्थाएं हैं वो हमें दी नहीं गई। हम जैसे थे वैसे ही हैं और जहाँ थे वहाँ ही हैं। तो इस प्रकार हमें एक तरह से बरगला करके हमें ईसाई धर्म को मानने के लिए मजबूर किया गया। तो इससे उन्हें ये भी समझ में आने लगा कि हम ना घर के रहे ना घाट के रहे, हम बीच मझधार में फंसे हुए हैं। ना हमें अपनी जो जनजाति समुदाय के जो धर्म थे उससे भी हम दूर हो गए और जो ईसाई धर्म को हमने अपनाया है उसमें भी हमें आस्था न रही। तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार उनके अंदर भी विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई और इस प्रकार वो लोग रोषपूर्ण होकर के मुंडा विद्रोह की शुरुआत करते हैं। और अब आते हैं कि इनका उद्देश्य क्या रहा, मुंडा विद्रोह का क्या उद्देश्य है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में क्या है, जमींदारों से भूमि वापस लेना, जिन्होंने इनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। जमींदारों को निजीकरण दे दिया गया, जितनी भी भूमि थी, भूमि व्यवस्था था, सभी को स्वामित्व दे दिया गया। किसे, जमींदारों को, महाजनों को। उन्हीं से ये जमीन वापस पाना चाहते थे क्योंकि ये निजीकरण को नहीं मानते थे, ये किसी स्वामित्व को नहीं मानते थे। ये सभी लोग मिलजुल करके भूमि पे कार्य किया करते थे। लेकिन जब से जमींदारों को भूमि दे दिया गया तब से ये जमींदारों के अंडर काम करना शुरू कर दिए और इस प्रकार उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और अंततः इनका जो विद्रोह के अंदर जो उद्देश्य का सर्वप्रथम जो कारण रहा कि जमींदारों से भूमि को वापस लेना है। दूसरा उद्देश्य क्या है, राजनीतिक उद्देश्य, अंग्रेजी शासन को समाप्त कर मुंडा राज की स्थापना। ठीक है, अंग्रेजी शासन को समाप्त करके मुंडा राज की स्थापना। आप समझिए, तो इस समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अपनी आज़ादी की मांग नहीं कर रही थी। वो विधानसभा के अंदर अपनी सीट मांग रही थी, अपना जगह बनाना चाह रही थी अंग्रेजों के समक्ष, और वो भी आज़ादी का डिमांड नहीं कर रहे थे। और ये मुंडा विद्रोह अंग्रेजी शासन व्यवस्था को समाप्त करना चाह रहे थे, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे और अपनी मुंडा राज की स्थापना चाह रहे थे। असल में ये आजादी की मांग कर रहे थे। तो
मुंडा राज की स्थापना इनका राजनीतिक उद्देश्य था। तीसरा, धार्मिक उद्देश्य में ईसाई धर्म का विरोध करना। ईसाई धर्म के विरोध के साथ ही जो ईसाई धर्मांतरित जो मुंडा जनता थे, उन सभी को वापस लाना अपने धर्म में। जितने लोग जो मुंडा समुदाय के जितने भी लोग जो ईसाई धर्म को अपना चुके थे, उन सभी को अपने धर्म में वापस लाना चाह रहे थे। तो धर्मांतरित मुंडा जनता को वापस मूल आस्था परंपरा में शामिल करना इनका एक कारण था। अब आते हैं बिरसा मुंडा के ऊपर, जो नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा जो मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता थे, उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। तो इनका जो व्यक्तित्व था, ये बचपन से ही मुंडा समुदाय को स्वर्ण युग माना करते थे। मुंडा राज को स्वर्ण युग के रूप में इन्होंने बचपन से ही पाया था, क्योंकि इन्हें जो कहानियां सुनने को मिलती थी बचपन से, उस कहानी के दौरान इन्हें समझ में आया कि मुंडा राज ही सब कुछ है। इन्होंने स्वर्ण युग का नाम दिया मुंडा राज को। इसलिए मुंडा राज की वापसी इनके व्यक्तित्व में शामिल हो गया। तो इसी स्वर्ण युग को ये वापस लाना चाहते थे, मुंडा राज को वापस लाना चाहते थे। फिर ये मुंडा आंदोलन में शामिल हो गए और इन्हें अपार जन समर्थन मिला। इन्हें अपार जन समर्थन मिला और इन्हें धरती आबा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? धरती आबा, मतलब धरती का पिता, पूरी धरती का पिता इन्हें बोलते थे। इन्हें भगवान का दर्जा देते थे। आप समझ सकते हैं किस कदर से इनके लिए अंधविश्वास लोगों के अंदर था और किस तरह इन्हें भगवान के रूप में पूजा करते थे। इन्हें चमत्कारिक शक्ति के रूप में देखा करते थे। तो इनका व्यक्तित्व हम जाने। दूसरा, बिरसा मुंडा एक समाज सुधारक थे। इन्होंने स्वच्छता के मूल्य को प्रसारित किया, स्वच्छ रहना लोगों को सिखाया। इन्होंने मुंडा युवाओं को शराब से दूर रहने की हिदायत दी। उस समय लोग शराब के नशे में ज़्यादा पाए जाते थे, तो लोगों को शराब से दूर रहने की हिदायत दी और उनको बताए कि शराब से दूर रह करके हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, इस आंदोलन में सहभागिता दे सकते हैं, अपना सहयोग दे सकते हैं। जादू टोना या अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया। ईसाई धर्मांतरण के विरुद्ध अपने समुदाय में जागरूकता उत्पन्न की। जगह जगह लोगों के पास जाकर के लोगों को ये बतलाना कि ईसाई धर्म सही नहीं है, हमारे धर्म में आस्था आपको रखनी चाहिए और हमारा धर्म ही सर्वोपरि है। इस तरह से वो लोगों के अंदर जा जा करके जागरूक कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे अपने धर्म के बारे में। तो इस प्रकार इनका समाज सुधारक के रूप में भी व्यक्तित्व देखने को मिलता है। तीसरा जो है बिरसा मुंडा का ब्रिटिश विरोध। इन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध में इनका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? तो ब्रिटिश शासन की समाप्ति, संपत्ति यानी समाप्ति होगा, समाप्ति तथा मुंडा राज की स्थापना। ठीक है, मुंडा राज की स्थापना, उच्चतम राजनीतिक मांग, जो इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था इनकी खत्म करके जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, उसको ये लोग, उसके विरोध में ये लोग खड़े हुए थे और ये अपनी राजनीतिक मांग कर रहे थे और अपनी मुंडा जनजाति की राजनीतिक मांग कर रहे थे। तीसरा क्या है? उपनिवेशवाद के विरोध के लिए विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग किया, जो बिरसा के कुशल नेतृत्व तथा दूरदृष्टि का परिणाम है। अब समझिए कि उस समय न तार की व्यवस्था थी, न डाक की व्यवस्था थी, फिर भी लोगों को एकजुट करना कितना मुश्किल हुआ रहा होगा। उस जंगल में रह करके बिरसा मुंडा ने लोगों को एकजुट किया, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करी, मुंडा समुदाय के लिए इनके लिए जागरूक किए कि हमारे अंदर क्या
परेशानियां हो रही हैं, हमें कैसे एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, हमें जो भी प्रॉब्लम है वो अंग्रेजों के खिलाफ जा करके उनको दूर करके ही हम अपने मुंडा राज की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार बिरसा के कुशल नेतृत्व तथा दूरदृष्टि का परिणाम होता है और इन्होंने सांस्कृतिक संकेत के रूप में सफेद ध्वज का प्रयोग किया और बिरसा मुंडा जहां जहां भी जाते थे वो सफेद ध्वज को ले करके जाते थे। सफेद ध्वज का प्रयोग किए। ठीक है। बिरसा ने कहा कि अभी मुंडा क्षेत्र पर रावण की पत्नी मंदोदरी का अधिकार है। रावण को ब्रिटिश बोला, जिसने मुंडा राज का अपहरण किया। इसलिए ब्रिटिश को रावण बोलते हैं और मंदोदरी किसे बोलते हैं? विक्टोरिया को। बिरसा ने क्या कहा कि अभी मुंडा क्षेत्र पर रावण की पत्नी मंदोदरी का अधिकार है, इसे हटाकर ही मुंडा राज आ सकता है। ठीक है। रावण वो जो मुंडा राज का अपहरण कर लिया, रावण को ब्रिटिश बोला जिनने मुंडा राज का अपहरण किया, और मंदोदरी किसे? विक्टोरिया। तो रावण की पत्नी मंदोदरी का अधिकार है और इसे खत्म करके ही मुंडा राज की स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार बिरसा मुंडा जगह जगह लोगों को जाकर के जागरूक किए। एक तरह से ये सफल आंदोलन ही मान सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन लोगों के अंदर जागरूकता फैला चुकी थी। लोगों के अंदर आज़ादी की मांग का जो ये नेतृत्व कर रहे थे, आज़ादी जो चाह रहे थे, ये लोगों के अंदर ये भावना उन्होंने पैदा कर दी थी और लोग एकजुट हो चुके थे अपने आंदोलन के लिए। और इनका जो आंदोलन था एक तरह से सफल ही माना जाएगा। और इस प्रकार बिरसा मुंडा ने अपनी लड़ाई लड़ी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार मैंने आपको बिरसा मुंडा की उद्देश्य और इनके व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया। मुंडा विद्रोह के क्या कारण रहे इसके बारे में आपको जानकारी दी। तो इससे मुझे लगता है कि आप आंसर कर सकते हैं। आप GS 1 के जो पेपर होते हैं हिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और मुंडा विद्रोह के बारे में आप आंसर करेंगे और अच्छा आंसर लिखने का प्रयास अभी से करें। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लिख रखा है। ये क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न के रूप में आप घर पे लिखेंगे, इसके आंसर को आप तैयार करें, क्योंकि अगर आप 71वीं BPSC का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। आप जितने भी लिखने का कार्य है वो अभी से शुरू करें, डेली करें। एक चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में जरूर लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मुंडा विद्रोह पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। टिप्पणी जहां भी आएगा वहां पे कंक्लूजन का जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन छोटा सा पार्ट में आप दीजिए और साथ में आप बॉडी पे आ जाइए और डायरेक्ट आप आंसर पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बिरसा मुंडा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। बिरसा मुंडा के बारे में आपको बता दिया है मैंने, तो बिरसा मुंडा के ऊपर भी आप संक्षिप्त टिप्पणी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मुंडा विद्रोह की ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हैं और तीसरा जो नंबर है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मुंडा विद्रोह के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिरसा मुंडा के योगदान की चर्चा करें। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तीनों आएगा। आप अच्छे से आंसर करेंगे, इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से देंगे, मुंडा विद्रोह के बारे में बताएंगे, बिरसा मुंडा के योगदान के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में आप लिखने के बाद फिर उसके बाद मुंडा विद्रोह के उद्देश्य को लिखते हुए इनके योगदान की चर्चा करिए और इस प्रकार फिर आप कंक्लूजन पे आ जाइए। तो आप अंततः एक अच्छा आंसर तैयार कर सकते हैं और अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिखने से बहुत काम आसान होगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है।
सभी लोग एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि जितने भी लोग पास आउट हो चुके हैं, जो बीपीएससी क्लियर कर चुके हैं, वो लोग भी एग्जाम दे रहे होते हैं और उन लोगों से आपको फाइट करनी है। आप ये मत सोचिए कि मेरे बगल वाले स्टूडेंट से आप फाइट कर रहे हैं, आपको फाइट करनी है डीएसपी से भी, क्योंकि वो भी आप एग्जाम में बैठे होते हैं एसडीएम बनने के लिए। तो इस प्रकार से आप ऐसे ऐसे ऑफिसर से फाइट कर रहे होते हैं जो 3 साल 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आपको अभी से अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक अच्छा आंसर तैयार करेंगे, एक अच्छा इंट्रोडक्शन के साथ आप अच्छा कंक्लूजन देते हैं, तो आपका आंसर बहुत अच्छा तैयार होगा। एक इनोवेटिव आंसर के साथ आप लिखने का प्रयास करें और डेली प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।